रोहित पहले ही काकुदा के उस भयानक रूप से डर चुका था और अब उसकी कमर पर निकला हुआ कुबड़ उसके डर को और हवा दे रहा था। अब मेरे साथ क्या होगा? क्या मैं अगले 2 हफ्तों में मर जाऊंगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी नट्टू काका वहाँ आए, जिनके हाथ में नाश्ते की थाली थी। लो दारोगा बाबू, माफ कीजिएगा, मुझे नाश्ता लाने में थोड़ी देरी हो गई। उनकी नजर जैसे ही रोहित के कुबड़ पर गई, उनके हाथ से थाली छूट गई और तेज शोर करते हुए सारा खाना जमीन पर गिर गया। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको बताना भूल गया कि कल मंगलवार था और आपको अपने घर का दरवाजा खुला रखना था। आपको ये बात पुलिस स्टेशन फोन करके बता देनी चाहिए थी। 14 दिन में आपकी मौत होने वाली है और लगता है आपकी मौत का जिम्मेदार अब लोग मुझे ही मानेंगे। काका, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। मेरे यहाँ आने की वजह भी कुछ और थी। ये सुनकर काका का दिमाग घूमने लगा। काका ने गाँव के कुछ आदमियों का साथ लिया और फिर वो इन सबको एक झोपड़े में ले गए, जहाँ पर कौटिल्य बाबा रहते थे। प्रणाम बाबा, ये लड़का कुछ दिनों से हमारे गांव में रह रहा था और इस पर काकुदा ने हमला कर दिया है। अब अगर कुछ निवारण हो सकता है तो आप बता दीजिए। बोलो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए थे हमारे गांव में? मैं इस गांव में रहने वाली शरगुन नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ। शरगुन? काका ने शरगुन के पिता की तरफ देखते हुए कहा। रघुवीर, तुम्हारी बेटी? तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो? मैं उससे बेरमपुर गांव के मेले में मिला था, लेकिन सच में मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम यहाँ आए हो अपने प्यार के लिए, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है कि तुमने काकुदा को नाराज कर दिया है। आप लोग प्लीज मुझे सब बताइए कि कौन है काकुदा और क्यों वो इस तरह से पूरे गांव पर अपना खौफ बना कर रखता है और क्यों वो मेरी जान लेगा सिर्फ इतनी सी बात पर कि मैंने दरवाजा नहीं खोला। ये बात तुम्हारे लिए छोटी सी है, लेकिन काकुदा के लिए नहीं। अब सभी काका को गौर से देखने लगे। रतोड़ी गांव में जंगल के पास वाले झोपड़े में एक मोहन नाम का बोना रहता था। लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे और जहां भी वो दिखता उसकी खिंचाई शुरू कर देते। इसी गांव में ठाकुर बलवीर सिंह की एक हवेली थी। ठाकुर बलवीर को गांव के लोग बहुत सम्मान देते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मंजरी था। मंजरी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उस बोने का उस पर दिल आ गया था। एक रात वो बोना गंदे इरादों के साथ बलवीर के घर में घुस गया। मंजरी के कमरे में पहुंचने से पहले बलबीर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। बलबीर ने उससे कहा कि वो चाहे तो भागकर अपनी जान बचा सकता है। तो वो बोना हवेली से निकला और उसने हर एक घर का दरवाजा बजाया, लेकिन बलबीर के डर से गांव में किसी ने भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। अब वो जंगल में गया और बिजुका के पीछे छिप गया। कई घंटों वहीं तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा काकुदा बनकर गांव में भटकते हुए अपना बदला लेने लगी। कौटिल्य बाबा ने बताया कि अगर हम उससे छुटकारा चाहते हैं तो हम सभी को अपने घरों में एक छोटा दरवाजा लगाना होगा और जिस रात उसकी मौत हुई थी, मतलब हर मंगलवार की रात, वो दरवाजा खुला रखना होगा। तभी से हम ये प्रथा निभाते आ रहे हैं और जिसने ये प्रथा नहीं निभाई वो 14 दिनों के अंदर ही मर जाता है। इसी बीच यहाँ पर शरगुन भी आ पहुंची थी। रोहित, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही तुम्हारी गलती है और ना ही काका की। तुमने मुझे परसों ही बता दिया था कि मुझे दरवाजा खुला रखना होगा, लेकिन मैंने इस बात को मजाक में ले लिया और दरवाजे बंद करके लेट गया। पापा, मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और आज मैं आपको हमारे बारे में सब कुछ बताने वाली थी। अब इस बात से कोई फायदा नहीं है शरगुन। ये लड़का बेवकूफ है और कुछ दिनों का मेहमान भी। पापा, ऐसा मत बोलिए। क्या पिछले 5 सालों में ऐसा कभी हुआ है कि जिस पर काकुदा ने हमला किया वो जिंदा बच गया? ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये लड़का ना ही इस गांव का है और ना ही काकुदा के बारे में से कोई खबर थी। हो सकता है काकुदा इसकी बात सुन ले। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? हाँ, उस बिजुका के अंदर ही काकुदा की आत्मा बसती है। हम गांव के लोगों से तो वो गुस्सा है ही, लेकिन अगर तुम चाहो तो वहां जाकर उससे बात कर सकते हो और उससे माफी भी मांग सकते हो। ये सुनकर अब रोहित ने जंगल जाने का फैसला कर लिया। रात के ठीक 10 बजे रोहित अकेला उस बिजुका की तरफ बढ़ रहा था। उसके पास से ही वही सांस लेने की भयानक आवाज आ रही थी। उसे काफी डर लग रहा था क्योंकि वो काकुदा का असली रूप देख चुका था। जैसे उसके कदम बिजुका के करीब जा रहे थे, उसी तरह उसकी सांस लेने की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। उसके पास जाते ही बहुत भयंकर आवाज हुई। यह सुनकर रोहित का दिल दहल उठा और वो अपने हाथों को जोड़े घुटनों पर आ गया। मैं इस गांव का नहीं हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मेरा उस पर कोई हाथ नहीं। मैंने दरवाजा खुला नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनने के बाद वो बिजुका हिलने लगा
रोहित की आंखें अब और ज्यादा बड़ी हो गई। उसके अंदर से एक धुआं सा निकला जिसने काकुदा का रूप ले लिया। काकुदा रोहित की तरफ भागा और उसने रोहित का गला पकड़ लिया। मुझे पता है जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसका पता गांव वाले को नहीं है। तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकते हो कि तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था। तुम्हें मंजरी की कसम। ये सुनते ही काकुदा की आंखों में जो गुस्सा था वो कम हो गया और उसने अपना मुंह खोला। दूसरी तरफ गांव के सभी लोग गांव के चौक पर बैठे हुए रोहित के आने का इंतजार कर रहे थे। आपने रोहित को वहाँ अकेले भेजकर ठीक नहीं किया। अगर उसे कुछ हो गया तो? अब मुझे कुछ नहीं हुआ शर्गुन। सभी ने रोहित की तरफ देखा और उसके पास पहुंचे। क्या हुआ था वहां पर? क्या काकुदा ने तुम्हारी बात सुनी? नहीं, उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन उसके साथ जो हुआ था वो उसने बताया। अब सभी लोग रोहित की तरफ गौर से देखने लगे। नाम था मोहन। वो मंजरी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मंजरी भी जब उसे देखती तो उस पर खूब हंसती थी और उसका मजाक बनाती थी। फिर भी वो हमेशा उसके घर के बाहर बस उसकी एक झलक पाने को भटकता रहता था। काफी दिनों से उसकी मंजरी के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती। मंजरी की चीखें सुनकर वो खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाता था। एक दिन उसने मंजरी के पिता को वैद्य जी से बात करते हुए देखा। मंजरी की कमर में बहुत गहरी मोच आ गई है और उसका इलाज मैं चाहकर भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? क्या वो ऐसे ही रातों को तड़पती रहेगी? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्द ही इसका इलाज ढूंढ कर ला सकूं। ये कहकर वैद्य जी वहां से चले गए। तभी मोहन वहां पहुंचा। ठाकुर साहब, मंजरी के कमर का दर्द मैं ठीक कर सकता हूँ। तुम भला मेरी बेटी का नाम कैसे जानते हो? ठाकुर साहब, आपको कौन नहीं जानता। कई दिन से यहाँ से गुजरते वक्त मैं आपकी बेटी की चीखें सुनता हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उसकी मोच हमेशा के लिए ठीक कर सकता हूँ। कैसे? क्या तुम कोई वैद्य हो? मैं वैद्य नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक शक्ति है। दरअसल मैं उल्टा पैदा हुआ था और इसी वजह से मेरी दाईं लात में एक शक्ति है। अगर मैं किसी की कमर पर लात रख दूं तो चाहे उसका कितना भी पुराना दर्द या मोच क्यों ना हो, तो जल्दी ही ठीक हो जाती है। ये सुनकर बलबीर कुछ बोलता इससे पहले ही मंजरी की चीख गूंजने लगी। अब बलबीर को कुछ नहीं सूझा। चलो मेरे साथ। बलबीर मोहन के साथ भागकर घर के अंदर गया। मंजरी ने मोहन को देखा और दर्द में चीखती रही। मोहन ने देखा जो लड़की हमेशा उसे देखकर हंसती है वो आज किस तरह से आंसू बहाकर चीख मार मार कर रो रही है। मैं तुमको इतने दर्द में नहीं देख सकता मंजरी। ये कहकर मोहन ने मंजरी की कमर पर अपना पैर रखकर दबा दिया। कुछ ही पलों में मंजरी का दर्द उड़नछू हो गया और उसके चेहरे पर राहत के भाव दिखने लगे। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सुनकर मंजरी ने कुछ नहीं सोचा और उसने झट से मोहन को गले लगा दिया। मुझे माफ करना मोहन, मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ नहीं पाई। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं हमेशा उसी तरह से रोती पीटती चीखती रहती। ये देखकर बलबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने तभी अपने आदमियों को बुलाकर मोहन की खूब पिटाई करवा दी। अगर तू चाहे तो भागकर अपनी जान बचा सकता है, वरना आज तेरी मौत तय है। पापा, इसको मत मारिए। मोहन, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर मोहन वहाँ से भागा और बलबीर के आदमी उसके पीछे पड़ गए। मोहन ने अपनी मदद के लिए कई दरवाजे पीटे, लेकिन बलबीर के डर की वजह से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद वो बेचारा उसी बिजूका के पास पहुंचा और वहीं उसने अपनी आखिरी सांसें गिनी। ये सुनकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए। हमने सोचा भी नहीं था कि ठाकुर साहब ऐसा कर सकते हैं। आज तक कितने सारे लोग मारे गए। ये गलती हम गांव वालों से हुई थी कि हमने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला, लेकिन ये गलती भी तभी हुई जब ठाकुर साहब ने मोहन को मार मार कर अधमरा कर दिया और उसके पीछे अपने आदमियों को लगा दिया। ये बात वहीं पर छिपा हुआ ठाकुर बलबीर का आदमी भी सुन रहा था। वो बलबीर की हवेली पर पहुंचा और उसे सब कुछ बता दिया। गांव में सबको पता चल गया कि मेरी बेटी एक बोने से प्यार करती थी। तेरी वजह से मेरी सारी इज्जत खत्म हो गई। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बलबीर ने अपनी तलवार मंजरी की गर्दन पर चला दी। मोहन! मंजरी के चीखने की आवाज बिजूका के आसपास तक गूंज गई और काकुदा उसके अंदर से निकल हवा में उड़ गया। ये कौन दरवाजा पीट रहा है? जाकर देखो। नहीं ठाकुर साहब, मैं नहीं देख सकता। तभी धड़ाम से दरवाजा खुल गया और इन दोनों को ही हवा में झूलते हुए 2 पैर नजर आए। इन दोनों की आंखें फटी रह गई और धड़कनें थम सी गई। धीरे धीरे वो दोनों पैर नीचे आने लगे और उनके सामने काकुदा नजर आया। काकुदा अंदर आया तो बलबीर ने अपने आदमी को उस पर धक्का दे दिया। काकुदा ने एक हाथ से उस आदमी की गर्दन पर ऐसा मारा कि उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई।
ये देखकर बलबीर वहां से बहुत तेज भागा। वो पीछे के रास्ते से हवेली से निकल गया और भागता रहा। भागते भागते वो भी अब चौक पर पहुंच गया। ठाकुर बलबीर सिंह, हमने तुमको इस गांव का एक सम्मानित व्यक्ति समझा था, लेकिन तुम इस गांव के सबसे बुरे आदमी निकले। बलबीर की आंखों में खौफ था और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। तभी सबने एक साथ वहीं सांस की आवाज सुनी। अब सभी की निगाहें सामने गई, जहां से काकूदा उड़ता हुआ आ रहा था। भागो! उसे देखकर सभी गांव वाले भागने लगे। सिर्फ रोहित, कौटिल्य बाबा, शरगुन और उसके पिता ही वहां खड़े रहे। काकूदा से डरकर बलबीर एक घर के अंदर घुस गया। इस घर में कोई नहीं था। एक बेड, एक कुर्सी और एक कबर्ड लगा था। सांस लेने की आवाज कभी उस कमरे के दरवाजे से आती तो कभी खिड़की से। बलबीर के माथे के पसीने अब बढ़ने लगे। वो उल्टे कदम लेता लेता कुर्सी पर गिर गया। तभी अचानक से कुर्सी हवा में उठ गई और गोल गोल घूमने लगी। कुर्सी घूमते घूमते दरवाजे को तोड़ती हुई बाहर निकल आई और चौक में सबके सामने आकर वो उल्टी हो गई। बलबीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तभी काकूदा वहां आया और उसने बलबीर की कमर पर लात मार दी। तभी बलबीर की कमर पर कुबड़ निकल आया और उसके बोझ से उसकी कमर में दर्द होने लगा। अब सभी गांव वाले काकूदा के आगे हाथ जोड़े खड़े हो गए, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था। शरगुन उसके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मेरे रोहित को ठीक कर दो, उसकी कोई गलती नहीं है, चाहे तो उसकी जगह मेरी जान ले लो। तभी एक आवाज सबको सुनाई दी, मोहन। सभी ने देखा कि मंजरी बहुत ही बुरी हालत में रेंगती हुई वहां पहुंच चुकी है। काकूदा उसके पास गया और उसे हैरानी से देखने लगा। मोहन, जिस तरह तुम मुझसे प्यार करते थे और मुझे देखने के लिए बेकरार रहते थे, उसी तरह ये रोहित भी शरगुन से प्यार करता है। उसी के लिए ये यहाँ आया था। ये तो तुम्हें और मुझे जानता तक नहीं। इसे ठीक कर दो, जिससे ये दोनों हमारी तरह जुदा ना हो। ये सुनकर अब काकूदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हवा में आगे बढ़ते हुए रोहित के कुबड़ पर अपना हाथ उठा और कुछ ही पलों में वो कुबड़ खत्म हो गया और रोहित एकदम ठीक हो गया। तभी मंजरी ने दम तोड़ दिया और काकूदा वापस उसके पास पहुंचा। अब मंजरी के शरीर से आत्मा निकली और काकूदा को मुस्कुराते हुए देखने लगी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और काकूदा अब फिर से मोहन के रूप में आ गया। वो दोनों घूमते हुए हवा में ऊपर उठ गए और सबकी आंखों से ओझल हो गए। बेटा, तुम्हारी वजह से हमारे गांव से ये श्राप हट गया और काकूदा ने अपने प्यार को भी पा लिया। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। तभी शरगुन के पिता ने भी आगे बढ़कर शरगुन का हाथ रोहित के हाथ में दिया। ये दोनों खुश हो गए और एक दूसरे को बाहों में लिया।